फर्स्ट पेपर में एक पार्ट दिखाई देगा आपको 1.4 इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। ठीक है, ये दिया गया है हमारे सिलेबस में। मॉडर्न हिस्ट्री की जो पहली लाइन है उसमें ये दिया गया है। ठीक है, एमपीपीएससी मेंस। और यही है यूपीएससी के सिलेबस में भी फर्स्ट पेपर में। दो जगह हमें ये दिखाई देगा, मेनली प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन, इसका मतलब कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका है। हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन है, ये ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई है। इस ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप अगर शासन स्थापित हो गया तो इस शासन का भारत पर नियंत्रण भी स्थापित हो गया है। नियंत्रण या कंट्रोल। भारत में जब विदेशी आते हैं तो विदेशियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश आते हैं और विभिन्न देशी राज्यों से संघर्षों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है। इसमें मुख्य रूप से जो ये ब्रिटिश शासन है, ये क्या करता है? मराठा राज्य, पंजाब, मैसूर, अवध, बंगाल, इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ये शासन जो है स्थापित करता है। इसके लिए आपको विभिन्न युद्ध दिखाई देंगे और उसमें एक निर्णायक युद्ध जो होता है वो युद्ध दिखाई देगा आपको प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध या वॉर ऑफ प्लासी। और इसके परिणाम स्वरूप होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ठीक है, और जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। और इस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल का जो दीवानी नियंत्रण है, ये दीवानी नियंत्रण आ जाता है अंग्रेजों के पास। ठीक है, और बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण के साथ ही भारत में ब्रिटिश नीतियों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश नीतियों का, ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप कुछ नीतियां बनाएंगे और इन्हीं नीतियों का क्रम शुरू होता है इस प्लासी और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहले अगर हम देखें तो वो होंगी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। इन ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बाद हमें दिखाई देगा ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। उसके बाद हमें दिखाई देगा, अगर ये नीतियां देखें, ब्रिटिश शासन की नीतियां। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, इसका मतलब कि राजनीतिक रूप से भारत में सत्ता के विस्तार हेतु ब्रिटिश द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई गई वो पॉलिसीज यहां हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद कुछ आर्थिक नीतियां हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, चूंकि ब्रिटिश द्वारा भारतीय राजनीति पर कब्जा इसलिए किया गया था या कंट्रोल इसलिए किया गया था ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। ठीक है, इसलिए इन आर्थिक नीतियों को देखना महत्वपूर्ण होता है। और इस आर्थिक शोषण के लिए इन्होंने भारतीय समाज के लिए क्या नीतियां अपनाई, कि भारतीय समाज को कैसे परिवर्तित किया ताकि अधिक से अधिक जो है भारत से लाभ अर्जित किया जा सके। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां,
ये हमें देखने को मुख्य रूप से मिलेंगी। इनमें प्रशासनिक नीतियां भी आपको देखेंगी, दिखाई देंगी। प्रशासनिक नीतियां, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीयों का अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते थे इंडियंस को, उतना ज़्यादा इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन या जो शोषण है यहाँ पर वो हमें देखने को मिलता है। जब शोषण होता है किसी व्यक्ति का, तो शोषण के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति एक हद तक तो क्या करता है कि उस शोषण को सहते रहता है। ठीक है, लेकिन एक शोषण अगर लंबा हो, गहरा हो, तो इसके बाद क्या होता है, वो व्यक्ति से जब वो असहाय हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाता है उसको, तो वो देता है उसकी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया आप सिलेबस में भी देखेंगे, ये बात सिलेबस में दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने दी प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया को हम देखते हैं किसान एवं जनजातीय विद्रोह। किसान एवं जनजातीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, एवं राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। कोई भी व्यक्ति शोषण का एक दिन जवाब दे ही देता है। ठीक है, और यही उसकी प्रतिक्रिया होती है उस शोषण के परिणाम स्वरूप। तो ये थी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां या शोषणकारी नीतियां, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीयों द्वारा दी गई ये प्रतिक्रिया। और फाइनली फिर आपको दिखाई देगा कि भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है, और सिलेबस की अगली लाइन जो आपको दिखाई देगी 1.6, इसमें दिखाई देगा आपको भारत का गणतंत्र के रूप में उदय। भारत स्वतंत्र होता है और एक गणतंत्र के रूप में इसका उदय होता है। आ रहा है समझ? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां, कि आखिर ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या मुख्य रूप से नीतियां अपनाई गई। इन साम्राज्यवादी नीतियों में दो मुख्य रूप से आपको नीतियां दिखाई देगी, जिसमें एक दिखाई देगी सहायक संधि प्रणाली, और दूसरी नीति जो है वो दिखाई देगी आपको डलहौजी की नीतियां। डलहौजी जो भारत के गवर्नर रहे हैं, इनकी नीतियां, डलहौजी की नीतियां, डलहौजी की पॉलिसीज मुख्य रूप से आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो देखते हैं पहली सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली सबसे पहले जानते हैं ये क्या है। इसकी शुरुआत की गई थी, आप समझ लीजिए, रिकॉर्ड है, आप फिर बाद में लिख सकते हैं इसको वीडियो से। ठीक है, तो ये जो नीति है ये क्या है। फ्रांसीसी एक गवर्नर नियुक्त किया गया था भारत में, इसका नाम था डुप्ले। डुप्ले इसका नाम था। सबसे पहले जो सहायक संधि प्रणाली है, इसका जो आरंभ आपको दिखाई देगा ये डुप्ले के समय दिखाई देगा। डुप्ले ने क्या किया था कि भारतीय राजा जो थे, इन भारतीय राजाओं से धन लेकर इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो सहायक संधि प्रणाली भी कुछ इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, और ये आपको दिखाई देगा डुप्ले में। सबसे पहले इसका जो आरंभिक बीज आपको दिखाई देगा वो डुप्ले की नीतियों में दिखाई देगा। इसके बाद
क्लाइव द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके द्वारा इसे अवध में लागू किया गया, इसे लागू किया गया अवध में। और फिर जब वेलेजली भारत के गवर्नर बन के आते हैं तो वेलेजली के भारत आने के परिणाम स्वरूप वेलेजली का जो उद्देश्य रहता है, यह उद्देश्य होता है भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार। और इसी के परिणाम स्वरूप एक नए रूप में वेलेजली द्वारा यह नीति भारत में लागू की जाती है, सहायक संधि प्रणाली रूपांतरित करके एक पूरे संगठित रूप में यह नीति आपको दिखाई देगी, सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों लागू की गई। क्या है ये तो समझ लिया, क्यों लागू की गई, वाई। चूंकि वेलेजली जो है वो गवर्नर बनकर भारत आया और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इनका मुख्य उद्देश्य था। 1790s के दशक में ये आते हैं भारत, इस दशक में, और इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है, जो ब्रिटिश आरंभिक शासन था उसको भारत में एक मजबूत आधार प्रदान करना, इनका मुख्य उद्देश्य आपको दिखाई देगा वेलेजली का। ठीक है, उसके बाद क्या था कि यूरोप में इनका फ्रांसीसियों से संघर्ष चल रहा था। जिसमें इस समय नेपोलियन का उत्कर्ष यूरोपियन पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। और ये नेपोलियन जो है मिस्र तक अपने अभियान करता है, और मिस्र इजिप्ट है, भारत के पास है। और जब नेपोलियन द्वारा मिस्र का अभियान किया जाता है तो ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि ये जो उपनिवेश है कहीं ये फ्रांसीसियों के हाथ में ना चला जाए, इसलिए जरूरी होता है कि भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति है, इस फ्रांसीसी शक्ति को भारत में कमजोर करना। ठीक है, भारत में अगर इसे कमजोर कर दिया जाएगा तो आंतरिक रूप से भारतीय जो है वो फ्रांसीसियों का सहयोग नहीं प्राप्त करेंगे, और फ्रांसीसी जो शक्ति अगर भारत में आने वाली है, भारत में कब्जा करने वाली है, तो ये कब्जा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये था ब्रिटिशर्स का उद्देश्य कि फ्रांसीसियों को भारतीयों से दूर कर देना। ठीक है, ताकि भारतीय उपनिवेश जो है यहां पर उनका नियंत्रण मजबूत हो जाए। ये आ रहा है समझ? ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि इस प्रणाली की क्या मुख्य विशेषताएं जो हैं वो थी। सहायक संधि प्रणाली की विशेषताएं, सबसे पहला, ये संधि क्या थी ये समझ लीजिए। ये जो है ब्रिटिश एवं भारत का जो देसी राज्य होता था, इन दोनों के मध्य ये संधि जो है, ये संधि की जाती थी। ठीक है, ट्रीटी की जाती थी। इसके अंतर्गत क्या क्या होता था ये इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे। सबसे पहले इस देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि आपको मिलेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट प्रतिनिधि ये रहेगा। और कहा जाता था कि ये प्रतिनिधि रहेगा, लेकिन ये शासन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा सैद्धांतिक तौर पर कहा गया। लेकिन वास्तविक रूप से इसका पर्याप्त हस्तक्षेप जो है वो देसी राज्यों की नीति में दिखाई देता है। इसके बाद जो अन्य बात थी, ये जो देसी राज्य है ये किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सहायता में नहीं रखेगा, अपनी सहायता में नहीं। इसका मतलब यह था कि जब ब्रिटिश के द्वारा यह संधि कर ली गई तो अब फ्रांसीसी के द्वारा फ्रांसीसी के साथ यह संधि नहीं की जा सकती। ठीक, इस तरीके से यह हुआ
कि ये जो देसी राज्य है अब ये फ्रांसीसियों से मिलने में असमर्थ हो गया, अब ये फ्रांसीसियों से नहीं मिल पाएगा। आ रहा है ये समझ? ठीक है। जो इस देसी राज्य है इसकी विदेश नीति ये पूरी तरीके से इन ब्रिटिश के हाथ में होगी। विदेश नीति का मतलब ये होता है कि जैसे छोटे छोटे राज्य थे कि भाई मराठा, अवध, ठीक है, पंजाब, मैसूर, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मराठा नाम के देशी जो मराठा साम्राज्य है उसने अगर सहायक संधि कर ली है तो उसको अगर पंजाब के साथ कोई भी ट्रीटी करनी है तो उसके पहले अंग्रेजों की परमिशन लेनी होगी। तो इसके रूप में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से विदेश नीति पर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का विदेश नीति पर नियंत्रण हो गया तो इन्होंने भारतीय राजाओं को मिलने ही नहीं दिया। ठीक है, भारतीय राज्यों को मिलने नहीं दिया और यही फूट डॉलर और राज करों की नीति का हिस्सा दिखाई देता है, या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दिखाई देती है यहां पर। ठीक है, और इसके बदले क्या होगा? इसके बदले इस देसी राज्य में रखी जाएगी एक सेना। यह सेना क्यों रखी जाएगी? ताकि इस देसी राज्य की यह सुरक्षा कर सके। ठीक है, इंडियन स्टेट जो है इसकी सिक्योरिटी के लिए यहां पर सेनाएं रखी गई। लेकिन इसमें कहा गया कि इसका जो खर्च है, इसका खर्च जो है वो यही देसी राज्य वहन करेगा, इसी इंडियन स्टेट द्वारा वहन किया जाएगा इसका जो भी खर्च होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सेना कहां रह रही है? देसी राज्य के पास। ठीक है, और देसी राज्य के खर्चे पर वो ब्रिटिश सेना जो है वहां पर रुक रही है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश सेना तैयार हो गई यहां पर देसी राज्य के खर्च पर। ठीक है, लेकिन बताया गया कि यह सुरक्षा के लिए है, किसकी? भारतीय राज्य या देसी राज्य के लिए। ठीक है, और इसके बदले में कहा गया कि इन सब बातों के अलावा भारत ये जो राज्य हैं इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन जब सैनिक वहां पर आ गए हैं इनके, ठीक है, पूरी तरीके से सैनिक नियंत्रण इनका हो गया है, तो फिर हस्तक्षेप कैसे नहीं होगा? ठीक है, शक्ति जिसके हाथ में है वो हस्तक्षेप अवश्य करेगा। ठीक है, तो इनका हस्तक्षेप भी जो है विद्यमान हो गया। ये आ रहा है आपको, ये बेसिकली है ये सहायक संधि प्रणाली। क्विक रिवाइज करते हैं कि यहां पर एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा, यहां पर ये अन्य किसी यूरोपीय से सहायता नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से इनकी यूरोपीय से दूरी जो है बना दी गई। उसके बाद विदेश नीति अंग्रेज देखेंगे, मतलब भारतीय राज्यों से भी इन्हें दूर कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि ये जो ब्रिटिश प्रतिनिधि था इसको सारी खबर होती थी कि इंडियन स्टेट्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और ये सारी खबर जो है ये पहुंचाता था किसके पास? जो अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके पास। तो इस तरीके से उसके आंतरिक मामलों की सारी खबर इन्हें होती थी और हस्तक्षेप विद्यमान था। सबसे बड़ी बात यह थी कि देसी राज्यों की रक्षा के लिए यहां पर एक सेना रखी जाती थी। ठीक है, और इस सेना का खर्च दिया जाता था उसी देसी राज्य के द्वारा। तो इस तरीके से ब्रिटिश को एक तैयार सेना मिल गई, वो भी भारतीय राज्यों के खर्च पर। ठीक है, अब वो सशक्त हो गए और वो युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। ठीक है, देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या हुए। मेन जो हमें रिजल्ट्स हैं वो इसके क्या दिखाई देते हैं, परिणाम। सहायक संधि प्रणाली के परिणाम इसमें देखते हैं कि कंपनी को क्या क्या लाभ हुए। सबसे पहले कंपनी के लिए क्या क्या सकारात्मक बातें रही हैं। इसके लिए यह हुआ है कि सबसे पहले देसी राज्य जो थे
इनमें फूट पड़ गई। फूट पड़ गई इसका मतलब है कि अब ये आपस में मिलकर एकीकृत होकर इस विदेशी शक्ति को देश से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये सब पृथक हो गए और शक्ति का बंटवारा हो गया। अब क्या होता था कि ब्रिटिश को अगर किसी के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, उसको अगर पंजाब के विरुद्ध कार्रवाई करनी है तो वो मराठा को मिला लेगा, ठीक है, या फिर हैदराबाद को मिला लेगा कि मुझे मैसूर पर हमला करना है। ठीक है, इस तरीके से फूट डालो और राज करो की पॉलिसी के द्वारा उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार आरंभ कर दिया। ठीक है, इसके बाद उनकी जो सेनाएं हैं, हमने देखा ये सेनाएं तैयार हो रही हैं भारतीय धन पर, भारतीय खर्च पर ब्रिटिश सेनाएं जो हैं ये तैयार हो गई। और जो फ्रांसीसी चुनौती थी भारत में, इस फ्रांसीसी चुनौती का समापन हुआ। यह फ्रांसीसी चुनौती समाप्त होती है क्योंकि भारतीय राज्यों से इसका संपर्क जो है वो तोड़ दिया गया। ठीक है, और जब इनका नियंत्रण स्थापित हुआ, इनकी सेनाएं स्थापित हुई, तो जो ब्रिटिश सामान थे, पक्का माल ब्रिटिश फैक्ट्रियों में तैयार होता था, इस पक्के माल की बिक्री जो है वो बढ़ी इन राज्यों में। जब हस्तक्षेप हुआ तो इसका मुनाफा भी बढ़ा ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स का मुनाफा बढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं देसी राज्य जो थे उन पर क्या इसके परिणाम हुए। मुख्यतः ये परिणाम जो थे वो थे नकारात्मक। या हानियां, नुकसान या हानियां। अब क्या हो गया कि यहां पर एक सेना ऑलरेडी आ गई है। ठीक, तो पहले क्या होता था, जो राजा था ये राजा दायित्व महसूस करता था। दायित्व महसूस क्या करता था कि भाई किसी विदेशी शासक का मुझ पर हमला ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने आंतरिक प्रशासन को मजबूत करके रखना है, अपने सैनिक प्रशासन को मजबूत करके रखना है, राजकोष को बढ़ा के रखना है, ताकि जो है अगर खर्च हो कुछ पैसे इन युद्धों में तो वो भी मैं अरेंज कर सकूं। लेकिन चूंकि अब यहाँ सेना आ गई है और इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि कोई भी आप पर हमला करेगा तो ये हमारी जो सेना है ये रक्षा करेगी, तो ये राजा जो दायित्व पहले महसूस करते थे ये अब दायित्वहीनता की भावना महसूस कर रहे हैं। कोई टेंशन ही नहीं है अब तो। ठीक है, अब जो भी समस्या वाली बात है वो सब ब्रिटिश के हवाले हो गई है। तो ये राजा दायित्वहीनता की भावना आई और ये हो गए विलासी। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो है, ये राजनीतिक प्रणाली कमजोर हुई। ठीक है, इन देशी राज्यों की स्वतंत्रता या संप्रभुता जो थी, स्वतंत्रता, जब कोई व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है तब वह सामान्य रूप से स्वतंत्र माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इनके जो विदेश नीति है या विदेशी निर्णय हैं या आंतरिक मामलों के कुछ निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, अब ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश हस्तक्षेप विद्यमान है। अतः इनकी स्वतंत्रता जो है यह बाधित हो गई है। अब चूंकि सेना को रखने में एक बड़ी राशि खर्च हो रही है तो इन राज्यों की अर्थव्यवस्था जो है ये जर्जर हुई, अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो गया। साथ ही क्या होता था, ये जो राजा महाराजा होते थे ये शेरवानी पहनना, साड़ियां पहनना, विभिन्न तरीके के जो भारतीय परिधान हैं वो पहनते थे। भारतीय परिधान पहनते थे, इसका मतलब इसको बनाता कौन था, भारतीय बनाते थे। ठीक है, ये साड़ियाँ जो भी ये पहनते थे, ठीक है, सब भारतीयों द्वारा निर्मित किए जाते थे। तो ये भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित थे। भारतीय शिल्पकार
ये बनाया करते थे। चूंकि इन राज्यों का इस प्रणाली के बाद पतन हो गया, तो इन शिल्पकारों या हस्तशिल्पों के द्वारा जो उत्पादन था, इसका खरीदार नहीं मिला। और जब किसी उत्पादक इकाई के उत्पाद बिकते नहीं हैं, तो वो उत्पादक इकाई नुकसान में जाती है और आगे चलकर बंद हो जाती है। इस प्रकार से हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में एक मुख्य कारण के रूप में विद्यमान है देसी राज्यों का पतन। ठीक है, तो ये थी मुख्य रूप से हमारी सहायक संधि प्रणाली।